अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टडी स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि हम आर्टिक पे बात करेंगे, तो आज हमारा वो सब्जेक्ट है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को अभी देखा अंकारा में नीटो के समिट में, और वहाँ पे उन्होंने फिर ग्रीनलैंड का मुद्दा उठाया कि जी ग्रीनलैंड हमें चाहिए। और उसके बाद जो मार्क रूटा हैं सेक्रेटरी जनरल नीटो के, उनको डेनिश जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आड़े हाथों लिया कि जी आपने ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है कि एक नेटो मेंबर की ज़मीन पे दूसरा नेटो मेंबर कब्जा करने का सोचे। और ये आज हम आपको समझाएंगे कि ये हो क्या रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है और आर्कटिक का इससे क्या रिलेशनशिप बनता है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये मैं अपनी लाइब्रेरी में नहीं हूँ, मेरा लाइब्रेरी कम स्टूडियो जो है उसमें कुछ काम चल रहा है, कुछ कैबिनेट्स बन रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हम आज किसी और जगह पे कर रहे हैं ये वीडियो। साउंड भी शायद डिफरेंट हो क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बेयर कीजिएगा। ये आज एक नई जगह पे हम कर रहे हैं, नए रूम में कर रहे हैं, जगह तो घर तो वही है, तो नए रूम में हम कर रहे हैं। तो चले आगे चलते हैं जी। अच्छा, हो इस तरह है कि जी आर्कटिक जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से श्रिंक हो रहा है, उसकी आइस मेल्ट हो रही है। तो आर्कटिक की आइस मेल्ट होने से हो ये रहा है कि शिपिंग के किश्तियों के गुजरने का रास्ता पहले समर में थोड़े अरसे के लिए खुलता था, लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसका स्पैन बढ़ता जा रहा है। चूंकि गर्मी ज्यादा हो गई है तो ज्यादा अरसे तक आर्कटिक जो है वो पिघला रहता है या कम जमा रहता है। तो उस पे ये हो रहा है कि जो बड़े आइस ब्रेकर्स हैं, बड़ी शिप्स होती हैं जो खास बनाई गई होती हैं आइस ब्रेक करने के लिए, वो ज्यादा अरसे तक आर्कटिक में गुजर सक रही हैं और आर्कटिक का जो है वो नेविगेशन खुल रही है। आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि आर्कटिक में दुनिया का एटलीस्ट 15 से लेके 30% तक नेचुरल रिसोर्सेज आर्कटिक के बर्फ के नीचे हैं। 30%, सिर्फ 4 ट्रिलियन का तो एस्टिमेटेड ऑयल वहां पे है। पत्नी कितने क्यूबिक 119 ट्रिलियन है, कितने क्यूबिक मीटर गैस वहां पे है। उसके बाद फिशरीज का सबसे बड़ा दुनिया का स्टॉक, क्योंकि बाकी समंदर लोगों ने फिशिंग कर करके खाली कर दिए, आर्कटिक चूंकि बर्फ के नीचे रहा है, तो आर्कटिक में फिशरीज का दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मौजूद है। इसलिए आर्कटिक की एक तो ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस आर्कटिक की ये है कि आर्कटिक दुनिया के टॉप पे है और आर्कटिक ओशन को एक तरफ अटलांटिक लगता है और एक तरफ पैसिफिक लगता है। तो अगर आर्कटिक की आइस पिघल जाती है तो अटलांटिक से पैसिफिक का एक नया रूट खुल जाएगा और यूरोप से एशिया जाना और इस तरह जो है ना ये बच जाएगा। जो आप जाते हैं सुएज कनाल के थ्रू अटलांटिक से मेडिटेरेनियन में और फिर वहां से इंडियन ओशन में, तो वो आपको तकरीबन 40% रूट आपका बच जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऊपर से आगे आ जाते हैं एशिया की तरफ पैसिफिक में। तो ये जो है एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है। अब इसमें जियो पॉलिटिक्स क्या है जी, मैंने आपको समझाया था कि जियो पॉलिटिक्स होती है ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। कभी क्योंकि ज्योग्राफी कांस्टेंट होती है तो इसलिए पॉलिटिक्स उस ज्योग्राफी की गिर्द घूमती है, ये हमने बेसिक बात की थी। लेकिन चूंकि अब ज्योग्राफी किसी जगह की चेंज हो रही है तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपने सुना होगा कि जी दरिया ने जो है वो 50 साल पहले रुख मोड़ लिया था या रास्ता मोड़ लिया था, तो एक शहर जो है वो अबेंडन करना पड़ गया या खाली करना पड़ गया या खंडरात मिले क्योंकि दरिया ने रास्ता बदल दिया। तो कभी कभी ज्योग्राफी चेंज होती है जिससे पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह जब आर्कटिक चेंज हो रहा है तो आर्कटिक के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स है वो भी चेंज हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह चेंज हो रही है। ये कुछ मैप्स मैंने साथ साथ आप देखते रहेंगे, मैं लगाता रहूंगा। और दूसरा ये कि एक प्रेजेंटेशन मैंने इसकी बनाई हुई है जो इसकी एंड पर लगी हुई होगी, अगर किसी ने देखनी हो तो वो जाके आराम से देख सकते हैं। एक मैंने आपको समझाया रिसोर्सेज, दूसरा मैंने आपको बताया कि नेविगेशन के रूट्स। नेविगेशन के रूट्स अगर आर्कटिक सपोज 6-7 महीने के लिए भी साल के खुलना शुरू हो जाता है अगले 5-7-10 साल में, तो उससे होगा ये कि वो 5-6-7 महीने जो है वो प्रेशर पनामा कनाल से और सुएज कनाल से हटना शुरू हो जाएगा और वो आना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी। अब सुएज कनाल का प्रॉब्लम हो गया है जब से बाब अल मंदब ये हुती, ज्यादा हम इस इलाके की पॉलिटिक्स में नहीं जाते, अगर आपको सऊदी और हुतियों की जंग का पता हो 8-10 साल से, तो वो बेसिकली यही बाब अल मंदब के ऊपर थी कि अगर एक तरफ से होर्मुज ईरान बंद कर देता है और एक तरफ से बाब अल मंदब हुती बंद कर देते हैं, तो ये दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे, सुएज कनाल भी बंद हो जाती है और इस तरफ से पर्शियन गल्फ बंद हो जाता है और गल्फ की जितनी एनर्जी है और बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर नहीं निकल सकेंगी। अब चूंकि हुती किसी भी टाइम बाब अल मंदब बंद कर सकते हैं, तो सुएज कनाल पर आपको पता है जो ट्रेडर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो सर्टेनिटी को बहुत पसंद करता है। अनसर्टेनिटी बिजनेस की मौत होती है। अगर कोई मैं शिप की इंश्योरेंस के बिजनेस में हूं, जैसे लॉयड्स ऑफ लंदन है दुनिया का सबसे बड़ा शिप का इंश्योरर है,
तो वो बड़ी मुश्किल से बड़ी महंगी इंश्योरेंस करते हैं उन शिप्स की जो किसी खतरनाक रास्ते से गुजर रही हो। तो पूरा दुनिया का ट्रेड का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है अगर किसी जगह में अनसर्टेनिटी आ जाए। बिजनेस अनसर्टेनिटी से भागता है। आपको पता है कि जैसे हालात कहीं खराब होते हैं तो बिजनेसमैन सबसे पहला आदमी, सबसे कहते हैं बुज़दिल आदमी होता है बिजनेसमैन, वो अपना पैसा उठाता है और जहां सेफ्टी होती है वहां चला जाता है। अब हो क्या रहा है कि जब से ये बाबुल मंदब पे थ्रेट्स आना शुरू हो गए हैं तो बिजनेस कम्युनिटी ने, शिपिंग कम्युनिटी ने देखना शुरू किया है कि यार इसके ऑल्टरनेट्स हम क्या कर सकते हैं। अभी भी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो पहले किश्तियां जहां से आती थी पूरा अफ्रीका क्रॉस करके, बहुत सारी किश्तियों ने सुएज कैनाल का यूज नहीं किया बल्कि केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका से क्रॉस करके आती है रास्ता, पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके इंडियन ओशन में आना पड़ता है, शिप्स ने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि वो 50-60% महंगा है, लेकिन मैंने आपको बात बताया कम से कम उनको ये है कि यार $500 मिलियन की या $1 बिलियन की शिप हमारी तबाह होने से बच सकती है। तो लोग छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो बाबुल मंदब की वजह से ऑलरेडी जो है ना लोग नर्वस थे, जिटरी हैं बिजनेस कम्युनिटी। तो उन्होंने अगर आर्कटिक खुल जाता है तो वो बहुत बड़ा यहां से चंक शिफ्ट हो सकता है उस पे। दूसरा फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते साथ ही ग्रीनलैंड का तो कहा कि जी हमने कब्जा करना है, हमारा ऐसा हम ले लेंगे, हम ये करेंगे वो। साथ ही उन्होंने पनामा कनाल पे भी कहा कि हम पनामा कनाल को हमने बनाया था इतने साल पहले और हम इस पे कब्जा कर सकते हैं। चाइनीज कंपनियां आ गई हैं, हम चाइनीज को यहां से निकाल देंगे। और वही हुआ, पनामा ने चाइनीज कंपनीज को निकाला और वो इस तरह अब पनामा भी एक किस्म का डिस्प्यूटेड हो गया। फिर वहां पे ड्राउट्स हो रही हैं जिसकी वजह से लेक्स का लेवल नीचे है और वो कनाल जो है वो पानी कभी उसमें कम हो जाता है, तो वो भी अनसर्टेन हुआ है मामला। तो वो सारा प्रेशर भी अगर ये खुल जाता है आर्कटिक तो ये सारे का सारा ऊपर शिफ्ट होगा। अब आर्कटिक की ज्योग्राफी क्या है जी? आर्कटिक की ज्योग्राफी ये है कि आर्कटिक की एक तरफ पे सबसे बड़ा जो कोस्ट लगती है किसी भी लिटोरल जिसको कहते हैं वो है रशिया का, जो तकरीबन को 2,500-3 हजार किलोमीटर तक जिसकी आर्कटिक के साथ कोस्ट लाइन लगती है, यानी उसका समंदर लगता है उसको, रशिया को। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो समंदर लगता है, जो सी शोर है, जो सी लाइंस हैं, वो है कनाडा की। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने एक्यूमेन वाले अपनी वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका ने अलास्का परचेज किया था रशिया से। वो एक कोना जो है अलास्का का वो भी आर्कटिक को लगता है, जिसकी वजह से अमेरिका को वहां पे एक पांव फंसाने का, वो नक्शे पर अभी आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे होंगे साथ साथ कि आर्कटिक का अब आर्कटिक के इस तरफ दूसरी तरफ जो है जो अटलांटिक में खुलता है वहां पे है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के साथ आइसलैंड, आइसलैंड के नीचे फिर यूके है। तो इसको कहते हैं GIUK गैप। ये अटलांटिक ओशन में खुलने का एक रास्ता है जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके गैप कहलाता है। ये इन 3 मुल्कों के साथ गुजरता है। और एक रास्ता जो है जिसको सेंट्रल नॉर्दर्न पैसेज कहते हैं वो कैनेडियन आर्चिपेलागो, कनाडा के जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं उनके बीच में से गुजरता है। तो ये 3 बेसिकली रास्ते हैं। एक नॉर्दर्न सी रूट है जो रशिया कंट्रोल करता है, जो रशिया और अलास्का के दरमियान से निकलता है। एक नॉर्दर्न पैसेज कहते हैं जो कनाडा के आर्चिपेलागो यानी उनके जजीरा नुमाओं में से निकलता है। और एक GIUK गैप है जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके गैप कहलाता है, जहां से आप अटलांटिक में आते हैं। ये 3 रास्ते हैं। नॉर्दर्न सी रूट जो है वो सबसे अच्छा सी रूट है, सबसे खुला हुआ सी रूट है, लेकिन वो रशिया के कंट्रोल में है क्योंकि रशिया का बहुत सारा साइड उसको लगता है। कैनेडियन आर्चिपेलागो जो है उस पर कनाडा का क्लेम है कि जी चूंकि हमारे जजीरों के अंदर से गुजरता है तो ये हमारा है और हम इस पे टोल चार्ज करेंगे, जिस तरह भी ईरान कह रहा है कि जी हम हॉर्मुज पे टोल चार्ज करेंगे ओमान के साथ मिलकर। एग्जैक्टली यही काम कनाडा वहां पे कर रहा है। यही काम टर्की डार्डनल्स में बॉस्फोरस स्ट्रेट जिसको कहते हैं जो ब्लैक सी को मिलाती है, उस पे टर्की अपना टोल लेता है। यही ईरान प्रेसिडेंट बता रहा है कि जी चूंकि वो सारे ले सकते हैं, कनाडा ले रहा है, टर्की ले रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते। उस पर एक आर्ग्यूमेंट है कि चूंकि वो दोनों रास्ते उन मुल्कों के अंदर से गुजरते हैं तो वो शायद ले सकते हो। यहाँ पे चूंकि इंटरनेशनल है यानी ओमान भी बीच में ऐड हो जाता है तो फिर शायद उस तरह इसकी लीगल सिचुएशन ना बन सकती हो। खैर ये हम डाइग्रेस करके और तरफ निकल गए। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि ये जो आर्कटिक है ये दुनिया का नेक्स्ट कमिंग जियोपॉलिटिकल टसल यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी रिसोर्सेज, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसोर्सेज यहाँ पे इन्वॉल्व है और शिपिंग का कंट्रोल है। अब इसमें यह है कि रशिया इन सब से बाकियों से बहुत आगे है। उसकी वजह ये चूंकि उसकी बहुत बड़ी कोस्ट लगती है, उसने वहां पे इमरजेंसी स्टेशन, कम्युनिकेशन स्टेशन, रेडियो टावर्स, ये चीजें बहुत सारी बनाई हुई हैं। रशिया की कोस्ट गार्ड उसको मॉनिटर करती रहती है। रशिया के पास अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 मेजर आइस ब्रेकर्स हैं, जिस 30 मेजर आइस ब्रेकिंग शिप्स हैं जो आर्कटिक को तोड़ती हैं। और अब उन्होंने न्यूक्लियर भी बना लिया मेरे ख्याल में। एक ऑलरेडी उनका न्यूक्लियर आइस ब्रेकर कमीशन हो गया है और एक मेरे ख्याल में होने वाला है। जबकि अमेरिका पे तो अमेरिका के पास शायद 1 है या 2 है, इसी तरह नॉर्वे के पास शायद 1 आध है, कनाडा के पास शायद 3, 4, 5 है। लेकिन रशिया इन सब से आर्कटिक के मामले में, बर्फ के मामले में इस इलाकों में बहुत आगे है। बाकी अभी तक अचानक जो है उनको ख्याल आया कि यार ये तो बर्फ पिघल रही है। ट्रंप ने आते साथ ही आपने देखा
कि पूरे नेटो को कहा कि जी हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, हमें शराफत से भेज दो, नहीं दोगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब जो रिसेंट जो बात मैं आपको लाना चाह रहा हूं वो ये है कि मार्क रूटा ने और ट्रंप के सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ट्रंप ने कहा कि जी ठीक है, हम अगर कब्जा नहीं भी करते तो हम ऐसा कोई फ्रेमवर्क बना लेंगे जिसमें बेसिस वहां पे आ सके और ये हो सके और अमेरिका ज्यादा यूज कर सके। तो एक किस्म का डिफेक्टो कंट्रोल अमेरिका को दे देते हैं, हम आपको बेचते नहीं या डिजोरे हम नहीं मानते कि आपने ले लिया हमसे, हम सिर्फ कहेंगे कि जी आपके कंट्रोल में है। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक टूल THULE टूल एयरबेस, ये ऑलरेडी यहाँ पे अमेरिका का बहुत अरसे से है, क्योंकि यहाँ से अमेरिका को यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अमेरिका के लगे हुए हैं, क्योंकि अगर रशिया से या और कहीं से चाइना से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं तो वो आर्कटिक के ऊपर से, नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजर के आएंगे और अमेरिका को शॉर्टेस्ट रूट वो लगता है, बाकी जो है वो पूरी दुनिया पैसिफिक घुमा के आके लगेगा, वो बहुत दूर पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी अमेरिकन बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब अमेरिका इसको चाहता है कि वो डिजोरे इसको ले ले, जिस पर जो है डेनमार्क और बाकी लोग नहीं मान रहे। वो कहते हैं जी आप हमसे बेसिस ले लें, आप अपना फुटप्रिंट बढ़ा लें, लेकिन आप ये ना करें कि आप हमसे हमारी जमीन ले लें। अब अगर नक्शे में आप देखें तो अमेरिका कहाँ है, बीच में पूरा कनाडा है, उसके बाद ग्रीनलैंड है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ अलास्का और एक तरफ ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के हाथ में आ जाता है तो जो इसके दो एग्जिट हैं आर्कटिक के, एक जो नॉर्थ सी रूट है और एक जो ये GI-UK गैप है, ये दोनों अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएंगे और इसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा आर्कटिक में बढ़ जाएगा और ये रशिया को डायरेक्ट चैलेंज कर सकेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि अगर आर्कटिक बहुत ज्यादा पिघल जाता है तो रशिया की कोस्ट और कनाडा की कोस्ट के दरमियान कि दोनों के टेरिटोरियल वाटर से बाहर भी सी लेन्स यानी कि शिपिंग गुजर सकेगी, जिसमें चाइना अपनी एंट्री दे रहा है। वो कहता है कि जी जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो ना कनाडा के हैं ना रशिया के हैं, हम उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, पूरी दुनिया का जो लॉ ऑफ द सीज है उसके तहत हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाइनीज ने बहुत बड़ा अपना ऑलरेडी इसका शिपिंग फ्लीट जो है अपना बना लिया हुआ है आइस ब्रेकर्स का। तो अब अमेरिका अगर ग्रीनलैंड में भी आके बैठ जाता है और एक तरफ अलास्का पर बैठ जाता है तो उससे क्या होता है कि दो रास्ते अमेरिका के इनके कवर कर लेगा। कनाडा ऑलरेडी उसका एलाय है, और दूसरा अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने आते साथ कहा कि जी कनाडा को हमारी 51st स्टेट होना चाहिए। आप देखें मेक सेंस कर रहा है आपको कि नहीं? पनामा, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सारे का सारा इसलिए हो रहा है कि आर्कटिक को कंट्रोल किया जा सके। अगर कनाडा भी अमेरिका में जम हो जाता है, एक तो अमेरिका का लैंड मास डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दूसरा ये है कि अमेरिका को मोनोपोली हो जाएगी आर्कटिक में। तो ये जो आपको मैं सिर्फ बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो आप न्यूज देखते हैं तो आपके ख्याल में हो कि यार अमेरिका को, ट्रंप को अचानक क्या हो गया कि ग्रीनलैंड कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर चीज के पीछे, किसी भी स्टेट की किसी भी मूव के पीछे जियोग्राफी होती है, जियोपॉलिटिक्स होती है। अभी और मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा, अब ये आप कहेंगे जी वो फॉर एग्जांपल सेंसिटिव बात है, कर लेते हैं, इंडिया ने जी पानी बंद कर दिया पाकिस्तान। अब आप कहेंगे जी ये तो उन्होंने बहाना बनाया कि हम टेररिज्म तो फलाना तो ये तो वो, लेकिन ये बात नहीं है। हमारे इंडिया दुनिया के फ्रेश वाटर का 14% इस्तेमाल करता है और इंडिया के पास दुनिया के फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% उसके दरियाओं में आता है। बाकी वो एक्विफर कहते हैं, जमीन के नीचे से निकाल रहा है, जो बड़ी तेजी से पानी नीचे जा रहा है। और इंडिया को पता है कि अगले 8-10 साल में उनका जमीन के नीचे का पानी खुश्क हो जाएगा तो उनकी पॉपुलेशन प्यास से मर सकती है। तो अब वो बहाने बना रहे हैं कि किसी तरीके से किसी और का पानी लेके उस पानी को 3-4% और अपना बढ़ा लें। चाइना का भी ये प्रॉब्लम है, चाइना 14% इस्तेमाल करता है दुनिया के फ्रेश वाटर का हिस्सा, लेकिन उसकी अपनी प्रोडक्शन भी 3-4% ही है। लेकिन चाइनीज चूंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं, उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा के समंदर के पानी को मीठा करके अपने लोगों को पिला रहे हैं। इंडिया उस सिलसिले में बहुत पीछे है। इंडिया ने क्या सोचा है कि जी पाकिस्तान का पानी कब्जा कर लेते हैं, ये छोटा मुल्क है, हम इनको कोर्स कर सकते हैं, वो तो बात की बात है, कोर्स होते हैं या नहीं होते। लेकिन मैं आप कहने की बात ये बता रहा हूं कि कोई भी चीज जो स्टेट्स बताती है कि हम इसलिए कर रहे हैं, वो उसलिए नहीं होती, उसके पीछे ग्रेटर जियो पोलिटिकल रीजन होते हैं। तो जब इंडिया को पता है कि अगर पाकिस्तान को प्यास से कोई नुकसान पहुंचाएगा तो जाहिर बात है पाकिस्तान आगे से लड़ेगा और फिर किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि पानी एग्जिस्टेंशियल है, पानी खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान की स्टेट नहीं रहती। तो बात यह है कि वो एक सिर्फ सजा देने के लिए टेररिज्म और झूठ मूठ का ये नहीं है मकसद कि इंडिया इतना बड़ा रिस्क ले रहा है पाकिस्तान से जंग का। इसका रीजन प्योर जियोपॉलिटिकल है। इंडिया को पानी चाहिए और पानी जो है वो पाकिस्तान का छीनना चाह रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूं कि स्टेट्स जो दिखाती हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, वो रीजन होती नहीं, रीजन उसके पीछे कुछ और होती है।
ये मैं डाइग्रेस कर गया अपने टॉपिक से। खैर ये जी हम लगा देंगे, मैं लगा दूंगा इसके नीचे प्रेजेंटेशन, प्लीज इसको देख लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आज तो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल ग्लोबल कंपटीशन में बहुत बड़ी जगह बनती जा रही है। और अगर ये इसमें वेपनाइज हो गया आर्टिक, और अगर वही बातें हो गई कि जी तेरा बेस मेरा बेस और इसकी किश्तियां मेरी किश्तियां, उसकी सबमरीन मेरी सबमरीन, तो ये एक और नेचुरल डिजास्टर की तरफ दुनिया जा रही है, क्योंकि अब ये एक और महाउस खुल जाएगा। ठीक है ना, पहले यूरोप में खुला हुआ है, आपको मैंने शटर बेल्ट में बताया था, यहाँ पे मिडिल ईस्ट का शटर बेल्ट है, वहां पे ईस्ट एशिया का शटर बेल्ट है, वहां पे अफ्रीका का शटर बेल्ट है, और ये एक नया शटर बेल्ट खुलने वाला है जिसमें स्कैंडिनेवियन स्टेट्स, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, और इस तरफ कनाडा, रशिया, यूएस, ये स्टेट्स के दरमियान दोबारा से एक और शटर बेल्ट खुल जाएगा, एक और झगड़े की जगह खुल जाएगी, एक और प्रॉब्लम दुनिया के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ये जो ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड कनाडा कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है। जियोग्राफी चेंज हो रही है तो उसके साथ पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। एक ऐसी जगह जहां पे कोई सारे साल में जा नहीं सकता था, आपको पता है कि मार्स का सरफेस और मून का सरफेस इंसानों ने ज्यादा बेहतर तरीके से मैप किया हुआ है बनिस्बत आर्टिक को, क्योंकि आर्टिक इतना मुश्किल था कि उस पर ना कोई जा सकता था, ना कोई उधर, अब सर्दी बहुत ज्यादा थी, पानी नहीं आप कर सकते थे, ये नहीं वो नहीं। तो आर्टिक बड़ी एक मिस्टीरियस सी अजीब सी जगह थी जहां लोग डरते थे। कोई कहता था इसके पीछे आर्टिक में बड़े खूबसूरत जगह भी है, कोई कहता था इसके पीछे जन्नत है। हिस्टोरिकली जो है ये लोगों ने इसके आर्टिक के बारे में बड़ी अजीब वगरीब मिस्टीरियस बातें की और ये वो, लेकिन आर्टिक नया फ्रंटियर खुल रहा है दुनिया में, क्योंकि वहां पे रिसोर्स, दुनिया में रिसोर्सेज आपको पता है कम होती जा रही हैं, वहां पे रिसोर्सेज अभी तक अनटच्ड है, और 30% दुनिया की रिसोर्सेज अगर आर्टिक के नीचे हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि उसके ऊपर कंपटीशन कितना बड़ा होगा। आज के लिए ये प्लीज अपने कमेंट्स दिया करें, कमेंट्स में पढ़ता भी हूँ, और आपकी कमेंट्स को आपने देखा होगा कि मैंने कमेंट्स पे एक्ट भी किया है। जब भी मुझे मिले नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम अपने स्टूडियो से करेंगे, उधर 1-2 दिन का काम रह गया वो हो जाएगा, तो फिर वहां से करेंगे। फीडबैक दें प्लीज, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।